वेलकम बैक टू माय चैनल करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा अध्याय कितना है 6। इसमें हम पढ़ेंगे संचार माध्यम के बारे में कि किस प्रकार से और कहाँ से और कैसा है संचार माध्यमों को समझेंगे आज हम, है ना, अध्याय 6 में। तो यहाँ पर आपसे जैसे कि देख सक रहे होंगे ये सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ पर संचार माध्यम यानी इंटरनेट, टीवी, इन सभी का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर। तो यहाँ नीचे देखते हैं हम जैसे उपयोगी चीज़ें हैं जो हम समूह पिरहा देखते ही रहते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट। संचार के अन्य साधनों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ साथ में मीडिया। कई प्रकार के संचार के साधन हम आजकल की डेट में एक नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे और इनसे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी हम समझेंगे, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, संचार के माध्यम कौन से हैं, पर उनसे क्वेश्चन हमारे कौन से बन पाएंगे पेपर में और कितना इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे इसमें शायद लास्ट में। और अभी एक दो क्वेश्चन होंगे, इसे उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, तब हम जाके आंसर लगा पाते हैं। और अगर हम कहीं कहीं जाके पढ़ लें तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते अब इस डेट में, बहुत कम आते हैं पर बहुत कम आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अब। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहाँ से। तो स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हो, तो इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया ही कहा जा सकता है। जैसे मीडिया के अंग्रेजी मीडियम शब्द का बहुवचन है, जो मीडिया है वो अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है मीडिया। मीडिया अंग्रेजी के बहुवचन शब्द का मीडियम है, जो जैसे यहाँ है मीडिया, जो अंग्रेजी का मीडियम शब्द के बहुवचन का है शब्द मीडिया। अंग्रेजी में जैसे हम बोलते हैं मीडियम स्कूल, इस प्रकार से कुछ भी मीडियम चीज़ ऐसे बोलते हैं ना, तो मीडियम क्या है, मीडिया है, मीडियम का बहुवचन ये माना गया। चलो फिर है, और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीक़ों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं मीडिया से। और मीडियम का अर्थ क्या है कि माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। मीडियम क्या है, माध्यम मीडियम का, कि क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए मीडियम बोला जाता है उसको। और इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को भी मीडिया ही कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के एक ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। देखो ये पूछा जा सकता है कि मास मीडिया इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि टीवी, रेडियो, अखबार संचार के माध्यम से ऐसे रूप हैं ये कि जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, और इसलिए इन्हें संचार या माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इनकी पहुंच इतनी सारी है इसलिए इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। फिर यहाँ पर आप चित्र देख सक रहे होंगे, एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए कौन, गुटेनबर्ग। जो गुटेनबर्ग होंगे ना, तो वो एक बाइबल के एक पहले पन्ने की छपाई करते हुए दिख रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि संचार माध्यम और तकनीक के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। पूरा नहीं पढ़ेंगे डिटेल्स में, जो हमारे काम का है वही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारी मीडिया, बहुत बार सारा जनसंचार है, वो थोड़ी पढ़ते बैठेंगे, हम एग्जाम के तरीके से पढ़ेंगे। तो जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है, और अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। और हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। और हाँ, आप सभी पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक लाइक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाएगा, तो आप जो नए आए हैं वो ज़रूर कर देना। लाइक तो पुराने भी करेंगे और सब्सक्राइब नए वाले कर देना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। चलो
आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? ये आप सोच सकते हो कि आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम के क्यों कहा जाता है, क्योंकि आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है और नीचे दिए गए चित्रों, और आपको ये भी पता चलेगा हम आगे पाठ में पढ़ेंगे जब पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली और आज भी बदली जा रही है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है और इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार भी आ जाता है। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन सा हो गया है। आप सभी जान सकते हो, अगर मोबाइल आप एक दिन नहीं लो हाथ में और रख दो साइड में, नहीं चलाओ एक दिन के लिए, तो ऐसे लगेगा कि हमारा एक अंग या एक भाग ऐसा है जो हमें ऐसे लग रहा कि वो दिख नहीं रहा और हमारे अंग से हट गया है। तो इस प्रकार का लगेगा, अपना मोबाइल ही से इतना लगेगा। तो सोशल मीडिया ही आज का हमारा एक कल्पना है ना। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं और टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों को समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। और आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः कहाँ के होते हैं? जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अधिकतर जो बच्चे कार्टून देखते हैं टीवी पर वो जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। और अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। और टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो हम दूर दूर की नहीं हमें पता रहती थी यहाँ बैठ के, तो अब टेलीविज़न के माध्यम से हम कहीं की भी चीज़ यहाँ बैठ के आराम से देख पाएंगे। जैसे ये सर्च करके आप मोबाइल में देखना, क्या फ्लोरिडा के समुद्री तूफान, जो कि अमेरिका, ये पूछे जा सकते हैं पेपर में, अमेरिका का जो फ्लोरिडा के समुद्री तूफान है उनकी छवियाँ देख सकते हो। इसलिए सर्च करना तो पता चल जाएगा। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव भी आ गया था, है ना। फिर है संचार माध्यम और धन। तो जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकियाँ अत्यंत खर्चीली होती हैं। अत्यंत खर्चीली तकनीकी मतलब जनसंचार में जो भी उपयोग लाई जाती हैं चीज़ें वो अत्यंत खर्चीली होती ही हैं। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए ज़रा, और यहाँ पर समाचारक वाचक बैठता है, इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। तो ये सोचिए, आप इतना सब करोगे तो फिर पता चलेगा खर्च कितना होता है। लाइटें लो, कैमरे लो, ध्वनि रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लो, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट लो, बहुत प्रकार की चीज़ें ली जाती हैं, तो वो महंगी तो आएंगी ही। फिर समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था में काम करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं, है ना। आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, यह यंत्र क्या है? टेलीवाइजर यानी टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। ऐसे था पहले, टेलीविज़न का एक प्रारंभिक रूप है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह पहला प्रारंभिक पहले तो एक रूप था। आपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं, ये अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं। कौन बैठे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जॉन एल वर्ड कौन बैठे हैं इस जो यंत्र है उसके सामने, टेलीविज़न के सामने, जो प्रारंभ में बनाया गया था। तो इनका नाम कौन है?
इसके आविष्कारक हैं इस टेलीविज़न के जॉन एल बैड, यानी इस यंत्र के द्वारा इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। किसने? जॉन एल वर्ल्ड ने, है ना। पहले चलो आगे देखते हैं। फिर है हमारा जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए, थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं, और एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का ये है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। अपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं टेलीविज़न पर। जैसे हम कुछ देख रहे हैं, चलो यही वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं, तो इसमें टेलीविज़न के कुछ कार्यक्रम भी आ जाते हैं बीच बीच में, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, तो हमें उसको भी देखने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं विज्ञापन। तो टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप क्या के अध्याय में पढ़ेंगे। जिसके अध्याय जो आप देख रहे हो उसी से रिलेटेड हम देखते हैं विज्ञापन, जैसा कि आपको बताया गया है कि आगे भी पढ़ेंगे। और विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति ऊपर चला गया, एक मिनट नीचे। विज्ञापनों की आवृत्ति यानी बार बार आते हैं जो विज्ञापन, इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे, क्योंकि आप जब एडवर्टाइजमेंट या उसी को प्रचार बोला जाता है वो आप सभी देखेंगे बार बार। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कोई भी वीडियो देखेंगे, उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देख रहे हैं कोई पढ़ाई क्षेत्र की, या तो उससे रिलेटेड विज्ञापन भी आएंगे, या थोड़े इधर उधर भी आ सकते हैं। तो वे इसलिए बार बार दिखाए जाते हैं कि आप देखो और कुछ अच्छा लगे तो आप उसको रिलेटेड खरीदो बाहर जाके, इसलिए विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसको लोकप्रिय और समय के आधार पर 1000 रुपये में कितना 100,000 यानी 1,00,000 रुपये के बीच पड़ता होगा। इस प्रकार के ये विज्ञापन डाले जाते हैं क्योंकि उनको भी कुछ उससे लाभ मिलता है, इस वजह से। चलो आगे देखते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देखने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि जैसे बार बार संचार के माध्यम हर जगह हर नुक्कड़ पर मिल जाते हैं, तो हम उसके द्वारा हर जानकारी अपनी आज की डेट में प्राप्त कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। जैसे कि उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करते, हस्तक्षेप अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह भी कर सकते हैं। मतलब इसको देख सक रहे हो, सार्वजनिक विरोध यानी सबके लिए, जो सबके हित में कोई विरोध करना है या किसी चीज़ का, तो वो कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया बन गई है, तो उसके माध्यम से आप कर सकते हो ये सब। फिर है आगे जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। पहली बात तो जानकारी है जो सही होनी चाहिए, तो ही आप कर पाओगे, है ना, विरोध। फिर है प्रदूषित फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात, यानी ये तो आप सब जानते ही होंगे, इसके बारे में इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चक्का जाम लगना, यातायात रुका रहना, विरोध होना, हर सड़क पर हर कहीं भी ये होना चालू हो जाते हैं। कारखानों के बंद होने पर घोर अशांति, ये सब आप देख सकते हो सोशल मीडिया के द्वारा ही सब बता दिया जाता है क्या क्या हो रहा है ना। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो यहाँ है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मिलेंगे आपको क्वेश्चन ऐसे जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे, पहली बात है ना, एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती है ना, और अगर उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। और दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता
तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनः स्थापन के प्रयास अपर्याप्त होते हैं। और इन दोनों में से एक ही विवरण संतुलित नहीं है, एक भी विवरण संतुलित नहीं है, क्योंकि एक पार्ट तो अच्छा है तो दूसरा पार्ट अच्छा नहीं है। इसलिए हम तो एक पार्ट ही देखते ना, उसके पीछे जाकर थोड़ी देर ना देखते कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। फिर है संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। और स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा ही है कि कितना महत्वपूर्ण है ना, लोकतंत्र का और लोकतंत्र का स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना। क्योंकि स्वतंत्र जो संचार माध्यम होंगे तो वो अपने हिसाब से कोई भी न्यूज़ है तो वो डाल पाएंगे, और आधे लोग दबे रहते क्योंकि अपने हिसाब से न्यूज़ डलवाते हैं लोग। और अगर स्वतंत्र होते हैं माध्यम संचार के तो वो अपने हिसाब से डालते तो सारी जानकारी हमें प्राप्त हो पाती। फिर है तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र है ही नहीं है। कहाँ है, अगर कोई भी पार्टीशियन है तो वो अपने हिसाब से डलवाता है। अगर कोई भी संचार का माध्यम अपने हिसाब से डाल देवे कि ये यहाँ गलत है तो वही उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके मुख्यतः दो कारण होता है, यानी दो पहलू। यानी पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण होता है, और दूसरा है जब सरकार समाचार के किसी अंश फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंध करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है सेंसरशिप किसे कहा जाता है, तो सेंसरशिप उसे कहा जाता है किसी फिल्म या किसी देश से या किसी गीत किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से पहले प्रतिबंधित करती है, तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है, जो पहले ही उस पर प्रतिबंध लगाए तो, है ना। जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया, इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक था, जहां आपातकालीन था, तब आपातकाल चल रहा था उस टाइम पे, इसलिए जब सबसे बुरा समय था सेंसर लगाने का। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखता ही है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। और सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश सेंसरशिप जो सरकार द्वारा नहीं होती है उस पर भी आजकल समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है कि संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है और कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार में गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए थी कि ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा, और इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे मसौदा तय किया जाना, यानी कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए और किन पर नहीं किया जाए, इसका मसौदा तैयार किया। मसौदा आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ को तैयार करें कि इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, सारी चीज़ें। जैसे प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं, ये कहा जाता है, इसलिए डाउन टू अर्थ यहाँ पर देख सक रहे हो। फिर हम देखते हैं अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला प्रयोग में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर पर तक बड़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमें कोला प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई, जैसे यहाँ देख रहे हैं।
फिर है, उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोयला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे लिए देश की एक बड़ी समस्या है और प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं और इस सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया और पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से भी संचार माध्यम भी कहीं कहीं चलता है कि उसकी दो साइड होती है, एक साइड नहीं दिखती, एक साइड। अब यहाँ पर संचार माध्यम क्या देख रहा है कि संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय है तो इनको अच्छे से दिखाएगा और लोग इससे खुश होंगे देख के, पर उसके साइड दूसरी साइड नहीं देखेगी जहाँ झोपड़पट्टियाँ गिराई जा रही हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं लोग, तो उसको नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार से इनका भी एक अलग ही तरीका रहता है दिखाने का, है ना। यहाँ पर है स्थानीय संचार माध्यम, यानी स्थानीय गांव में किस प्रकार से आते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं, क्या करती हैं। तो चलो उसके बारे में आप थोड़ा नॉलेज होगा, उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि एजेंडा या मसौदा तैयार कर देते हैं तो यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे ऊपर बता दिया गया है, सेंसर क्या जाता है कि कोई भी संचार माध्यम घटना डाल रही है उसको सरकार रोके तो उसको क्या कहा जाएगा, सेंसरशिप कहा जाएगा। आज का संचार माध्यम और सरकार का घनिष्ठ संबंध होने से संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी पूर्ण नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखें। एक पक्षीय हो सकती है, अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए और इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिली, ये सब भी पूछना चाहिए और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, ये सब कुछ हमें ध्यान में रख के ही पूछना चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें आपको सब बताया जाता है कि बाद में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। सारी घटना आपको बता दी जाती है एनसीईआरटी में, जिससे आप उससे सजग हो जाते हो आगे के लिए। इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन की भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। और यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। देखो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सतर्कता ही सुरक्षा का आधार है। क्योंकि ये रेलवे लेवल क्रॉसिंग पार, यानी आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ी सजगता आएगी कि क्यों जरूरी है चीज़ें। इसलिए विज्ञापन भी जरूरी हो जाते हैं और कुछ संदेश भी, मैसेज भी जरूरी हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से आप देखोगे तो। और आपको ये सब, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म ही होने वाला है। तो हमने आज संचार के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसको अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें। आपके पेपर में कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है, सभी का तो कोई नहीं कह रहा, क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट होते हैं इसमें, सोशल और पॉलिटिकल और पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो उनमें से कहीं कहीं से पूछ लिए जाते हैं। पढ़ना तो हमें पूरा ही पड़ता है, इसलिए आप पूरा क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आजकल कहीं से भी पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी। प्रकाशित वह है कि इस तात्पर्य समाचार रिपोर्टों और लेखों और साक्षात्कार विवरण आदि से है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकें। वो प्रकाशित होता है, सेंसरशिप होता है। इसका तात्पर्य
सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा देती है, उसको सेंसरशिप कहा जाता है। ये पूछे जा सकते हैं ये पॉइंट, इसलिए बहुत ध्यान में रखना। और जिसने लाइक नहीं किया वो ज़रूर एक लाइक करते जाइए, एक सब्सक्राइब शेयर भी करिए वीडियो को, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो आ रही है आप सभी के लिए। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। तो ये प्रसारण होता है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं, और यह प्रहार, रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान और तथा सड़कों से को अवरुद्ध करके किया जाता है। तो ये होता है सार्वजनिक। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और आप सभी जरूर शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में नंबर वाइज सभी क्लासेस स्टडी हैं, और वहीं पर आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे 2011 से 2024 तक के। तो आप सभी जरूर देखिए, और नोटिफिकेशन सीटेट पेपर 2 का आ चुका है, तो आप सभी फॉर्म भी फिल कर दीजिए आप सभी, जिससे आपको पढ़ने में भी बहुत जल्दी आप तैयारी शुरू कर पाओगे। और अभी से कर दीजिए, इंतज़ार मत करिए, फॉर्म तो आप भर ही दोगे एक दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर तैयारी जरूर चालू रखिएगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।